Hello friends, today we are going to talking about the British government of India. आज हम ब्रिटिश भारत के दौरान भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था और नियंत्रण तथा नियंत्रण की राजनीतिक प्रणाली के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे। ब्रिटिश भारत जो 1858 के अधिनियम के माध्यम से महारानी विक्टोरिया की दरबार की उद्घोषणा महारानी विक्टोरिया के द्वारा की गई घोषणा के वाचन को तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल एंड वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विक्टोरिया दरबार में पढ़ा गया और अनेक रीजनल लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेशन करके प्रिंसली स्टेट्स के मोनार्क के पास भी भेजा गया। अब तक का जो भारत था वह कंपनी भारत था। पूर्व व्याख्यानों में हमने परिचर्चा की कंपनी स्टेट, द कंपनी स्टेट ऑफ इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत राज्य में किस तरह से राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का नियंत्रण किया गया। अब जब ब्रिटिश संसद ने कंपनी भारत से संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को अपने अधीन कर लिया, अथवा हम ये कह सकते हैं कि 1858 के अधिनियम के द्वारा, जिसे कि बेटर गवर्नेंस फॉर इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, इस अधिनियम के माध्यम से एक नवीन व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके बारे में हमने जिक्र कर लिया। इस अधिनियम के बाद पहला जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा अधिनियम लाया गया उसे 1861 का भारत परिषद अधिनियम कहा जाता है। और इस 1861 के भारत परिषद अधिनियम में भारत सरकार के तहत क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए, आइए परिचर्चा करते हैं। सबसे पहले 1861 के बाद ब्रिटिश भारत सरकार सबसे ऊपर आपको टॉप पर दिखाई दे रही है। ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश संसद का मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स, लॉर्ड सभा, कॉमन सभा और ब्रिटिश मोनार्क, तीनों को सामूहिक रूप से ब्रिटिश संसद के नाम से जाना जाता है। महामहिम की सरकार हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ हिज मैजेस्टी के नाम से जानी जाती है। ब्रिटिश कैबिनेट का एक मंत्री, जिसे भारत मंत्री अथवा भारत सचिव के नाम से जाना गया, 15 सदस्यों की सदस्य परिषद, जिसे भारत परिषद के नाम से जाना गया, और उस भारत परिषद का एक कार्यालय, जिसे इंडिया ऑफिस, भारत कार्यालय लंदन में जो स्थित था, के नाम से जाना गया। दूसरी सरकार, जिसे भारत सरकार आप कह सकते हो, ब्रिटिश भारत की सरकार थी। और ब्रिटिश भारत की सरकार जिसका फील्ड या क्षेत्रीय इकाई में कार्य करने वाले ब्रिटिश भारत का वायसराय महाराज्यपाल, जिसका कार्यालय कलकत्ता में था। वायसराय एक एडिशनल टाइटल जो महारानी विक्टोरिया के द्वारा दी गई। गवर्नर जनरल और उस गवर्नर जनरल की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल तथा इसी के साथ गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों में, कानून निर्माण संबंधी कार्यों में असिस्ट करने के लिए एक परिषद का सृजन भी किया गया है, जो सेपरेट यूनिट नहीं थी परंतु गवर्नर जनरल के साथ जुड़ी हुई इकाई थी, जिसकी सदस्य संख्या में 1853 में 6 और 1861 में इसको बढ़ाकर 10 तक, और बाद में 1892 में 16 तक और 1909 में 60 तक कर दिया गया। और 1919 में अलग से एक द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना की गई, जिसके बारे में आगामी पीपीटी स्लाइड में हम परिचर्चा करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन था वो ये था कि विधान परिषद जो एक विधायी कार्यों के लिए बनी थी, उस विधान परिषद में भारतीय लोगों को भी शामिल किया जाने लगा। यद्यपि इसका प्रावधान नहीं था परंतु भारतीयों को भी मनोनीत किया जा सकता था। नॉमिनेशन प्रोसेस की बात, इलेक्टेड प्रोसेस की बात नहीं है, और ऐसा किया भी गया। प्रांतीय सरकारों में प्रांतों के गवर्नर को, जैसा पहले बताया गया, गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद सेम और गवर्नर की विधान परिषद, ऐसे ही जैसे केंद्र में व्यवस्था थी
उसी के समानांतर गवर्नर के अधीन, ब्रिटिश गवर्नर के अधीन ब्रिटिश प्रांतों में संसदीय शासन प्रणाली को पार्शियली स्थापित किया गया। तो ये था 1861 की भारत सरकार की संरचना। इसके बाद 1892 का अधिनियम, जो उदारवादियों की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सफलता माना जाता है, उस 1892 के अधिनियम के तहत मुख्य परिवर्तन क्या हुआ? सबसे बड़ा परिवर्तन जो था वह केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर देखने को मिला। सदस्य संख्याओं में तो वृद्धि की गई। पहली बार जो गवर्नर जनरल की विधायी परिषद थी उसे एक सेपरेट आइडेंटिटी प्रदान की गई। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन, जो अब तक गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद के समानांतर ही विधायी परिषद के रूप में कार्य करती थी, अब वह एक सेपरेट, पृथक, स्वतंत्र इंडिपेंडेंस यूनिट हो गई, स्वतंत्र इकाई हो गई। ब्रिटिश संसद जैसा सेम था। ब्रिटिश सरकार या महामहिम की सरकार, भारत सचिव और 15 सदस्यों वाली मंत्री परिषद, भारत परिषद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद बनी रही। इसी के साथ जो गवर्नर जनरल की, अब तक था गवर्नर जनरल की विधान परिषद, वह अब गवर्नर जनरल से एक स्वतंत्र पहचान रखने वाली केंद्रीय विधान परिषद बन गई, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई, जिसको पहली बार एक पृथक पहचान प्रदान की गई इस अधिनियम के द्वारा। तो भारत सरकार की संरचना में बेसिक परिवर्तन क्या आया, बेसिक डिफ्रेंसिएशन क्या हुआ, या सबसे बड़ा मुख्य जो बदलाव था, चेंज था, वो क्या आया? वह था गवर्नर जनरल की विधान परिषद एक स्वतंत्र केंद्रीय विधान परिषद के रूप में स्थापित हुई। इसी के साथ अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली पहली बार 1892 के अधिनियम के अंतर्गत ही शुरू हुई। इसी के साथ बेसिक प्रश्न करने की बात भी शुरू हुई कि मूल प्रश्न पूछे जाने लगे। बजट पर बहस करने का अवसर भी पहली बार दिया गया। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन को शुरू करना इस अधिनियम की सबसे बड़ी सफलता, बजट पर बहस करना, मूल प्रश्न करना सबसे बड़ी सफलता मानी जा सकती है। केंद्र की तरह ही राज्य प्रांतीय स्तर पर भी विधान परिषद एक स्वतंत्र स्वरूप में स्थापित की गई गवर्नर के लिए। इसके बाद 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसमें और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। जैसा आप देख रहे हैं, एक सदनीय केंद्रीय विधान परिषद रहा, वह प्रांतों में भी एक सदनीय केंद्रीय विधान परिषद ही था। सबसे बड़ा जो बदलाव आया वो था कि जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली थी वह प्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट इलेक्शन। तो पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन किस अधिनियम की विशेषता थी? 1909 की। जो 1909 और 1919 1935 के अधिनियम की बेसिक फीचर्स हैं वो अलग मेरी स्लाइड में। यहाँ केवल भारत सरकार की कंपोजिशन में क्या बदलाव आया उससे संबंधित मुद्दों पर हम परिचर्चा कर रहे हैं। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन 1892 के अधिनियम की मुख्य विशेषता थी। यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन मुख्य विशेषता थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन के साथ साथ ही मुसलमानों के लिए इस्लाम या धर्म के आधार पर पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भी इसी अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया। और बेसिक रूप से इस अधिनियम को मॉडल और रिफॉर्म्स एक्ट भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न हमारा कंपोजिशन से संबंधित है। मूल प्रश्न पूछे जाने का अधिकार था, इसी के साथ पूरक प्रश्नों का भी अधिकार दिया गया। मतदान का अवसर भी मिला, हालांकि वह लिमिटेड था और डिस्क्रिमिनेशन पर आधारित था। इसके बाद 1919 में भारत सरकार की संरचना में और विशेष परिवर्तन आया, और यह परिवर्तन था, सबसे पहला जो बड़ा परिवर्तन था वो देखने को मिला कि गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद अथवा सह परिषद गवर्नर जनरल की समानांतर 2 सदनीय केंद्रीय विधानमंडल की रचना की गई। आधुनिक संसद आर्टिकल 79 के तहत, संसद का मतलब स्वतंत्र भारत के संविधान की संसद की बात है। संसद का मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को कलेक्टिवली पार्लियामेंट कॉल किया जाता है। इस सेंट्रल लेजिस्लेचर अथवा केंद्रीय विधानमंडल का जो भूतपूर्व स्वरूप है, ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो वह 1919 के अधिनियम में देखने को मिलता है। केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल बनाए गए, जिसमें एक केंद्रीय विधानसभा आज की लोकसभा की तरह, दूसरा केंद्रीय राज्य परिषद आज की राज्यसभा की तरह।
और एग्जीक्यूटिव काउंसिल आज की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरह कार्य करती थी। हालांकि केंद्र में मंत्री परिषद की भी रचना की गई 1935 के एक्ट में। प्रांतीय स्तर पर एक सदनीय प्रांतीय विधान मंडल रखा गया, परंतु प्रांतीय स्तर पर द्विज शासन और तमाम तरह की व्यवस्थाओं के कारण से यहाँ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या उत्तरदायी शासन की स्थापना के क्रम में एक मंत्री परिषद की बात कही गई। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, हालांकि मंत्री परिषद का निर्माण करना, मंत्रियों की नियुक्ति करना, उनको हटाना, उनके वेतन पदनाम तमाम तरह की जो शक्तियां थी वे प्रांत के गवर्नर के अधीन थी। तो दिखावे मात्र के लिए ही सही, परंतु पहली बार मंत्री परिषद का प्रावधान 1919 में शुरू किया गया प्रांतीय स्तर पर। नेक्स्ट, 1919 में केंद्र सरकार की अगर बात करें विस्तृत रूप से कि उसमें क्या शामिल था, तो ये हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश भारत सरकार केंद्रीय स्तर पर 3 पार्ट्स फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसोफर मोंटेस्क्यू states that 3 major organs and parts of the government, सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंगों की बात कही है। और यहाँ 3 महत्वपूर्ण अंग जो देखने को मिलते हैं वे 1919 के केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय विधानमंडल पहला, केंद्रीय कार्यपालिका दूसरा, और तीसरा है केंद्रीय न्यायपालिका, जो एक सर्वोच्च न्यायपालिका नहीं थी या संघीय न्यायपालिका भी नहीं थी, सेंट्रल जुडिशरी इसको कहा गया है। केंद्रीय विधानमंडल में जैसे आज हैं भारत का राष्ट्रपति, उस समय गवर्नर जनरल, आज है केंद्रीय राज्य परिषद यानी कि राज्यसभा, और उस समय थी केंद्रीय राज्य परिषद, आज है लोकसभा, उस समय थी केंद्रीय विधानसभा। तीनों को कलेक्टिवली ब्रिटिश इंडिया का लेजिस्लेचर, ब्रिटिश भारत का विधानमंडल या व्यवस्थापिका कहा जाता है। कार्यपालिका के रूप में गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद। 1919 तक मंत्री परिषद का प्रावधान नहीं था, वह 1935 में शामिल किया गया। संघीय न्यायालय नहीं था, प्रिवी काउंसिल ब्रिटेन सबसे ऊपर का न्यायालय था। कलकत्ता का उच्च न्यायालय और प्रेसिडेंसियों के उच्च न्यायालय तथा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर में कार्य कर रहे थे, जो आज सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली, राज्यों के उच्च न्यायालय और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय तथा उनके अधीनस्थ न्यायालय। 1935 में क्या विशेष परिवर्तन आया? सेम इसके साथ जो था वो मंत्री परिषद की व्यवस्था को भी शुरू किया गया। आज जिस मंत्री परिषद की हम बात कहते हैं वह मंत्री परिषद की व्यवस्था का प्रावधान भी 1935 के एक्ट में किया गया। यद्यपि 1935 के अधिनियम का सेंट्रल पार्ट या संघीय जो भाग था वह लागू नहीं हुआ। 1 अप्रैल 1937 की घोषणा में केवल प्रोविंशियल पार्ट अथवा प्रांतों संबंधी भाग को ही लागू किया गया था। ये ब्रिटिश भारत की भारत सरकार की राजनीतिक संरचना थी, जिसके आधार पर हम स्वतंत्र भारत की राजनीतिक संरचना का अध्ययन करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और उसे समझेंगे। आज के लिए इस व्याख्यान में श्रृंखला में इतना ही कि ब्रिटिश भारत सरकार की संरचना क्या थी। नेक्स्ट जो व्याख्यान होंगे उसमें स्वतंत्र भारत की भारत सरकार और राज्यों की सरकारों के बारे में विस्तृत रूप से विवेचना की जाएगी। थैंक यू सो मच।